गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने शुरुआत की थी लेंसेज के बारे में थोड़ा सा देखा था कि जो दोनों तरफ से रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो उनको अपन लेंस बोलते हैं। फिर हमने देखे थे कि लेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस भी फर्दर थ्री तीन टाइप के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस और या फिर बाई कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये हमने देख लिए थे। फिर उसके बाद कॉनकेव लेंस भी तीन तरीके के देखे थे, डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस एंड थर्ड था कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। फिर उसके बाद में थोड़ा सा देखा था कि जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा लेंस है, मेरा कन्वर्जिंग लेंस है। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी रेज पैरेलल आती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है और उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। सेकंड मैंने बताया था कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस को अपन डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और उसमें क्या होता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, उसमें मैंने कल फिगर गलत बना दिया था थोड़ा सा। उसमें डाइवर्जन कैसे होगा, ये मेरा कॉनकेव लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसके मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह आपको बता दिए थे। इसमें ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी रेस पैरेलल आएंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी, तो वो क्या होगा, ऐसे शिफ्ट होंगी, मतलब ऐसे जाएंगी। और मेरे माइंड में क्या आया मैं कि मिरर का हो जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऐसे नहीं ऐसे जाएंगी। तो इनको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगी ना, ये यहाँ पे कभी भी मीट नहीं करेंगे। अगर कोई भी दूसरी भी रे आ रही है ना तो वो ऐसे जाएगी। तो ये दो रेज यहाँ पे तो इसकी राइट हैंड साइड में मेरे लेंस के कभी भी मीट करती हुई नहीं दिखेंगी। तो अगर मुझे इनको मीट कराना है ना तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगी मैं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगी और ऐसे इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगी तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मुझे मीट करती हुई दिखेंगी और उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल फोकस फॉर ए कॉनकेव लेंस। अब एक चीज ध्यान रखना, जब मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया था तो उसमें मैंने क्या किया था, ये मेरा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है जो बीच में से तो मोटा है, थिक है मिडिल पार्ट से और थिन है एजेस से। तो इसमें क्या होगा, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आएगी तो वो क्या होती है, मीट करती हुई दिखती है अपन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको अपन फोकस बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि फोकस जो मेरा है ना वो राइट हैंड साइड आ रहा है और इसका जो फोकस है वो लेफ्ट साइड आ रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन जब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे ना तो फोकस एक का पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव होगा, तो कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा अब अपन नेक्स्ट साइन कन्वेंशन ही देखते हैं। चलो साइन कन्वेंशन पे चलते हैं। साइन कन्वेंशन, बस इसमें थोड़ी चीजें ही ध्यान रखनी है। ये मैं कोई भी लेंस ले लेती हूँ, चलो ये वाला लेंस ले लिया मैंने कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया उस पे। फिर उसके बाद में है देखो सारे डिस्टेंसेस, पहली बात ध्यान रखनी है, हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंसेस होगी वो नेगेटिव लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो नेगेटिव लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में जो भी डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो एक चीज कंफर्म हो, एक चीज हो गई कि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में डिस्टेंसेस अगर मेजर करूंगी तो वो नेगेटिव लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव
कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाव कोई भी डिस्टेंस मेजर करूंगी तो वो पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो कोई भी डिस्टेंस मेजर करूंगी तो वो नेगेटिव लेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में डिस्टेंसेस नेगेटिव होगी, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाव कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगी। ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी इन दोनों फिगर्स में, मैंने इसमें बोला था कि इसमें जो रेज है उनको पीछे की तरफ जब मैंने एक्सटेंड किया है तब वो मीट करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मीट कर रही है। अब ये जो पॉइंट है जिसको अपन प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं कॉनकेव लेंस के लिए, तो ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में आ रहा है। तो जो प्रिंसिपल फोकस होगा कॉनकेव लेंस के लिए वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल फोकस फॉर ए कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल फोकस फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट में आ रहा है और ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस के लिए फोकस नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन थे। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। देखो, कुछ वैल्यूज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, हम पीछे भी इसी से मिरर में भी इसी से कर रहे थे और इसमें भी इसी से करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को आर से एफ से डिनोट करते हैं, और एफ पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए और नेगेटिव होगा कॉनकेव के लिए। और एक चीज, जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा लेफ्ट से आती है, तो यू कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, वो आगे केसेस जब पढ़ेंगे देखेंगे अपन तब उसमें देख लेंगे। यू की वैल्यू दोनों के लिए हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, अब है ये वापस यही आ गया। कुछ रे डायग्राम हम देखते हैं। देखो, प्रिंसिपल फोकस, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज आती है तो मैं बता चुकी हूँ, तो वो फोकस से पास होंगी, ऐसे मीट करते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए और ये कॉनकेव लेंस के लिए भी। अगर आ रही है तो वो मीट करती हुई दिखाई देंगी। किस पॉइंट पे मीट करेंगी, प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही थी। अब कोई रे फोकस से आ रही है तो वो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऐसे आ रही है, फोकस से आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के।
अगर कोई रे ऑब्लिकली आ रही है तो वो सेम एंगल अनडिविएटेड चली जाएगी। अगर कोई भी रे ऑब्लिकली आ रही है ना ऑप्टिकल सेंटर पे तो वो अनडिविएटेड चली जाएगी। इसमें इतने ही केस है, शायद 3 वाले ध्यान रखने, ये चीज आप ध्यान रखना। आगे अपन जब भी रे डायग्राम इसके पढ़ेंगे तब ये चीजें काम आएंगी। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन एट इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, यहीं से शुरू कर देती हूँ। चलो, रिफ्रैक्शन at a convex spherical surface, at a convex spherical surface। ठीक है, इसमें फर्स्ट केस हम ले रहे हैं द ऑब्जेक्ट इज लाइज इन द रेयरर मीडियम, मतलब ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं रेयरर मीडियम और उसकी इमेज बन रही है डेंसर मीडियम में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा, रेयरर मीडियम है और उसकी इमेज बन रही है डेंसर मीडियम में। कैसी बन रही है, रियल बन रही है। द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम and the image formed is real। इमेज कैसी बन रही है मेरी, रियल बन रही है। इसके केसेस वगैरह हम आगे देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो इसके लिए मैं फिगर बनाती हूँ। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस का एक पार्ट ले रही हूं मैं। ये मेरा रेयरर मीडियम हो गया, ये मेरा डेंसर मीडियम हो गया। अब यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है ओ, जो कि अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, इंसिडेंट रे जो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है और यहां से टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी और ये जाके यहाँ पे मीट करेगी। यहाँ पे मेरी मान लो इमेज बन रही है। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे अनडिविएटेड जाती है, जो कि यहाँ पे नॉर्मल की तरह वर्क करेगी। ठीक है, मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसको मैं एन नाम देती हूँ। यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रे टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पे मेरी इमेज बनेगी आई, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल आर हो गया। अब मैं यहां से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालती हूँ और इसको नाम दूंगी एम। ठीक है, हमने क्या किया है, ये जो मेरे एंगल्स हैं अल्फा बीटा और ये जो एंगल बन रहा है इसको मैं गामा नाम दे रही। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा मेरे बहुत स्मॉल है। बहुत स्मॉल अगर होता है ना तो जो टेन और साइन अल्फा होते हैं, टेन अल्फा वो अल्फा के बराबर ही होता है। अगर ये एंगल से स्मॉल होते हैं, टेन बीटा जो होता है वो बीटा के बराबर ही होता है और टेन गामा जो हम लेंगे वो गामा के बराबर ही होगा अगर मेरे एंगल्स क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें हम देखते हैं। ये इसका पोल है, ये पूरा डेंसर मीडियम है। सपोज करो कि हम क्या होगा, लेंस का दूसरा वाला पार्ट नहीं लगाया, मैंने क्या किया, एक तरफ से ही लगाया, पूरा अंदर वो डेंसर मीडियम ही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को देखते हुए हम यहाँ से क्या देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल ONC। ONC से अगर मैं देखूं तो देखो
sum of interior angles is equals to the exterior angle. Sum of two interior angles of a triangle is equals to the exterior angle. ये आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी कि ये कोई ट्रायंगल है ऐसे, यहाँ पे कोई एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, मान लो कि P दे रखा है और ये है 1 और 2 और ये 3 दे रखा है, सॉरी। तो एंगल 3 किसके बराबर होगा? 1 और 2 के सम के बराबर होगा। जो इंटीरियर साइड अपोजिट साइड एंगल्स होते हैं उनका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो आई है वो मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल आई का सम मेरे अल्फा और गामा के सम के बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। इसमें ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है। और दूसरा मैं ट्रायंगल देखूं NIC, NIC से मुझे क्या दिख रहा है कि आर और बीटा का सम किसके बराबर होगा? गामा के बराबर होगा। इन ट्रायंगल NIC यहाँ से गामा किसके बराबर होगा? आर प्लस बीटा, सेम प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ से आर निकालू तो आर की वैल्यू आएगी गामा माइनस बीटा। इसको इक्वेशन नंबर देती हूं मैं सेकेंड। अब क्या हो रहा है, अब मैं यहां से कुछ वैल्यूज निकालूंगी। देखो ये जो एम पॉइंट डाला है ना, ये मैंने जो कर्वेचर लिया है ना, इतना बड़ा स्फेरिकल स्फीयर था ये, मान लो कि ये जो एम पॉइंट है ना बहुत पास है पी के, तो पी और एम को मैं एक ही पॉइंट मान सकती हूँ, वो अपन आगे कंसिडर करेंगे इस चीज को। तो मैं यहाँ से 10 अल्फा अगर निकालू फ्रॉम ट्रायंगल OMN, 10 अल्फा कितना होगा? 10 अल्फा अगर मैं निकालू OMN से तो 10 अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? MN और बेस कितना है? OM। तो MN अपॉन OM। और मैंने अभी जस्ट बोला कि P पॉइंट क्या है? M के बहुत क्लोज है, तो मैं M को रिप्लेस कर सकती हूँ P से यहाँ पे। तो MN इक्वल्स टू हो जाएगा OP। इसको इक्वेशन नंबर दो थर्ड। 10 बीटा अगर निकालो तो मैं ट्रायंगल नहीं लिख रही हूँ, साफ दिख रहा है इसलिए 10 बीटा। ट्रायंगल लूंगी NMI, यहाँ पे ट्रायंगल लिख देती हूँ फ्रॉम ट्रायंगल OMN, और 10 बीटा निकाल रही हूँ फ्रॉम ट्रायंगल MNI। तो यहां से ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा मेरा? MN और MI, और MI को मैं क्या लिख सकती हूँ? PI, MN अपॉन PI। इसको इक्वेशन नंबर दूंगी 4। अब 10 गामा निकालू इस छोटे ट्रायंगल से, ये NMC, 10 गामा MN अपॉन MC, और MC बराबर होगा PC के, MN अपॉन PC। इसको इक्वेशन नंबर दो 5। ये लिया है मैंने फ्रॉम ट्रायंगल NMC, ठीक है। अब मैंने बोला था कि मैं अल्फा बीटा गामा को बहुत ही स्मॉल एंगल लूंगी, सिंस अल्फा बीटा एंड गामा, सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल, बहुत स्मॉल है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 10 अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, 10 बीटा इक्वल्स टू बीटा, और 10 गामा इक्वल्स टू गामा। तो अब अल्फा बराबर हो जाएगा MN अपॉन OP, बीटा बराबर हो जाएगा MN अपॉन PI, और गामा बराबर हो जाएगा MN अपॉन PC, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुटअप करते हैं। ये पेज यूज कर लेती हूँ। देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई मेरे पास।
अब मैं लगाती हूँ स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या था स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाने के लिए मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेती हूँ रेयरर मीडियम का N1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ले लेती हूँ N2। तो स्नेल्स लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium N2 upon N1 sin I upon sin R, यही था। ठीक है, सिंस जो एंगल्स ले रही हूँ वो स्मॉल है ना, तो साइन आई किसके बराबर हो जाएगा? आई के बराबर, और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर। तो मैं यहां से लिख सकती हूं N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू आई अपॉन आर, और इसको लिख सकती हूं N1 या ईटा बोलते हैं इसको, आई इक्वल्स टू N2 आर। अब आई और आर की वैल्यूज पुटअप कर देंगे हम इस इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, दिख रही है। तो N1 को N1 रहने देते हैं, आई की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू N2 को N2 रहने देते हैं, आर की वैल्यू क्या है? गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, या फिर इसकी पहले वैल्यू डाल देते हैं। तो N1 अल्फा की वैल्यू mn अपॉन ओपी, mn अपॉन ओपी, प्लस गामा की वैल्यू mn अपॉन pc, N2 की वैल्यू गामा mn अपॉन pc माइनस बीटा की वैल्यू mn अपॉन pi। ये वैल्यूज जो अभी मैंने निकाली थी यहां से मैंने यहां पे पुट कर दी है। अब उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, इनका देखो नीचे एलसीएम सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, तो इनको एक साइड ले लेते हैं और बाकी चीजों को एक साइड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा N1 mn अपॉन ओपी, इसको इधर ले जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा mn अपॉन pi, इसके साथ आएगा N2 और इसके साथ आएगा, इस लाइन को काट ही देती हूँ। तो ऊपर mn कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा N1 अपॉन ओपी प्लस N2 अपॉन pi विच इज इक्वल टू N2 अपॉन pc माइनस N1 अपॉन pc। ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगी तो नेगेटिव की हो जाएगी। अब ओपी और इनकी वैल्यूज देखते हैं हम फिगर से। ये रहा ओपी। ओपी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो कि इसके लेफ्ट में है, पोल के लेफ्ट में है, तो कैसी होगी? नेगेटिव। तो ओपी होगा माइनस यू। पीआई क्या है? मेरी इमेज डिस्टेंस है, पोल के राइट में है, तो कैसी होगी? पॉजिटिव, तो प्लस वी। पीसी मेरी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक डिस्टेंस है, तो वो कितनी होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। और किस साइड है? पोल की राइट साइड में है, तो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो पीसी होगा प्लस आर। तो अब इन सारी वैल्यूज को मैं इधर डाल देती हूँ इस इक्वेशन में, अबाव में। तो ये हो जाएगा N1 अपॉन माइनस यू प्लस N2 अपॉन वी विच इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। और इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, तो N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू विच इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। तो ये मैंने निकाला है कि अगर मेरा रिफ्रैक्शन होगा कॉन्वेक्स सरफेस से, कौन से सरफेस से हो रहा है? कॉन्वेक्स सरफेस से हो रहा है,
और मेरी रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, और उसके बाद अगर मेरी इमेज भी कैसी बन रही है, रियल बन रही है, तब मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, मेरा यू वी और आर में रिलेशन किस तरीके से रहेगा। ठीक है। अब इसमें अगर मेरी इमेज अगर वर्चुअल भी बनती है तो भी इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर मेरी इमेज वर्चुअल बनेगी तो देर इज नो चेंज इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है। तो ये मेरा सेम एक्सप्रेशन रहेगा अगर मेरी वर्चुअल इमेज बनेगी। और केस क्या लेंगी मैं, जब मैं रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही हूँ। एक चीज और देखनी है कि मान लो कि जो मेरा रेयरर मीडियम है ना, वो मेरा एयर है। कौन सा मीडियम है, एयर है। मान लो सपोज करते, इसके अंदर वैल्यूज जब पुट करूंगी तो N2 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, N2 माइनस 1 अपॉन आर। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, N2 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू विच इज इक्वल्स टू N2 माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है। अगर ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है फॉर रेयरर टू डेंसर मीडियम। किससे, रेयरर टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम अगर जा रही हूं। ठीक है। इमेज कैसी भी हो, रियल हो चाहे वर्चुअल हो, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरा सेम एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज सेम कॉन्केव के लिए भी लागू करेगी कि अगर कॉन्केव मिरर हो, सॉरी कॉन्केव लेंस हो, तो उसमें भी यही एक्सप्रेशन आएगा। अगर मैं रेयरर से डेंसर मीडियम में जाऊंगी, चाहे मेरी इमेज रियल बन रही है चाहे मेरी इमेज वर्चुअल बन रही है, सेम एक्सप्रेशन मुझे फाइंड आउट होगा लास्ट में जाके। अब जो सेकेंड केस है वो मैं कर रही हूँ, इसी को लेके कर रही हूँ व्हेन, जब हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, जस्ट इसका अपोजिट कर रहे हैं। जब मैं डेंसर से रेयरर में जाऊंगी तब क्या एक्सप्रेशन आएगा, क्या वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और क्या वैल्यूज सिमिलर रहेंगी। ठीक है। तो सेकेंड केस ले रही हूँ, डेंसर टू रेयरर मीडियम। मेरे पास खाली पेज नहीं बचे क्या, चलो मैं पेज ले लेती हूँ।